everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, क्लास 8 की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। आई होप पीछे वाले दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले वीडियोस को अच्छे से कवर कर लें ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि आप वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है। अगर आप 30 से 32 मिनट अगर आप स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके वो टाइम स्पेंड किया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। वीडियो बोरिंग हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ बकवास की हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना बीच में बातें करती हूँ ना कुछ और, ठीक है। सिर्फ जो स्टडी है, जो बात है बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसी बातों को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप जो देखेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर वीडियो में कोई गलती हो जाती है उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि गलतियाँ करना मानव का स्वभाव है। तो मेरा तो हो ही जाता है, गलतियाँ तो हो ही जाती है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी। स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ठीक है। अब हमने देखा था कि कैसे बक्सर के युद्ध के पश्चात में कैसे कंपनी ने दीवानी मामलों को अपने हाथ में ले लिया था। अब दीवानी मामलों के अंतर्गत राजस्व संबंधी और सेना से संबंधित मामले कंपनी के हाथ में आ गए थे, ठीक है। तो उस राजस्व को लेने के लिए दीवानी मामलों के अंदर राजस्व संबंधी जो मामले थे, टैक्स संबंधी जो मामले थे, उनको अपने हाथों में लेने के बाद में इन्होंने देखा कि किस तरीके से हम टैक्स को वसूल करें, किस तरीके से सिस्टम बनाए। तो उसी सिस्टम को यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कैसे कंपनी ने अपना शासन चलाया, वहाँ पर कौन सी गतिविधियों से बाकी लोग प्रभावित हुए, उनकी कौन सी गतिविधियों से लोग प्रभावित हुए, कैसे वहाँ पर विद्रोह हुए, कौन कौन से बंदोबस्त इन्होंने लागू किए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। 12 अगस्त 1765 की बात है, ठीक है। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था कि अब से आप बंगाल के दीवानी मामले जो हैं वो आप संभालेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो घटना हुई है, कौन सी घटना, दीवानी मामले सौंपने की जो घटना हुई है, वो मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में कटी गई होगी। लेकिन चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि ये कैसे है कि पूरा भव्य समारोह की तरह से, जैसे कोई पार्टी करते हैं उसी हिसाब से इन्होंने पिक्चर बनाई है। ये चित्र किसने बनाया है? ये चित्र बनाया उस चित्रकार ने जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो ये यादगार घटना कैसे हुई? यादगार घटना ऐसे हुई क्योंकि बंगाल के दीवानी मामलों को अपने हाथों में ले लेना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी घटना थी। और वो अंग्रेज कोई शासक नहीं थे, वो व्यापारी थे, ठीक है। तो उनके लिए एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कहने का मतलब ये है कि दीवानी के तौर पर, दीवानी मामलों के तौर पर कंपनी जिस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर रही थी, यानी कि बंगाल पर अगर उसने विजय प्राप्त कर ली है तो बंगाल पर वो आर्थिक मामलों को कंट्रोल करेगी, ठीक है। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब मामले तो उसको मिल गए थे, ठीक है। अब शासक तो वो बन गई थी आर्थिक मामलों की, लेकिन अब उसको शासन चलाने के रास्ते ढूंढने थे कि मुझे शासन चलाना कैसे है, अपनी आमदनी को बनाना कैसे है कि मेरे हाथ में, हमारे हाथ में बार बार सिस्टम से क्या चलता रहे, आमदनी आती रहे, ठीक है। इसके लिए ऐसा रास्ता ढूंढा उसने जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने, ठीक है, करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। तो इसे कंपनी ने क्या किया, कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढा जिससे क्या हो, उसे मोटी कमाई हो सके और अपने खर्चों को वो क्या कर सके, चला सके, ठीक है। व्यापारी कंपनी के नाते उसे ये भी ख्याल रखना था कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदती बेचती रहे। अब वो व्यापार करने आए थे तो वो क्या करना चाहते थे, बोले कि हम शासक तो अब चलो बन गए हैं, लेकिन हम अपना जो काम धंधा है ना वो बंद नहीं करेंगे, व्यापार हम अपने साथ साथ में चलाते रहेंगे, ठीक है। समय के साथ कंपनी को ये समझ आने लग गया था कि उसे सावधानी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। सावधानी के साथ साथ में ऐसे क्यों बढ़ना पड़ेगा? क्योंकि वो बाहरी कंपनी थी, बाहरी ताकत थी। बाहरी ताकतों को अंदरूनी ताकतें कितने टाइम तक टिकने देगी? अब ये भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। ये रियासतें इन बाहरी ताकतों को क्यों टिकने देगी, क्यों इनको सहन करेगी? तो इनको पता चल गया था कि अब उनको कैसे
तरीके से काम करना पड़ेगा, सावधानी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों के साथ में शांत तरीके से रहना पड़ेगा, ठीक है, जो गांव के अंदर पहले से, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पहले से शासन चला चुके हैं, जिनके पास अभी भी बहुत सारी ताकत है, सम्मान है, जिनका लोग सम्मान करते हैं, जैसे जमींदार हो गए बड़े बड़े, ठीक है। और जो हमारे ग्रामीण समुदाय के जो हेड होते हैं, प्रमुख जो होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, उनका भी अभी काफ़ी रुतबा था, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उनको खत्म नहीं किया जा सकता था। क्लियर है। तो कंपनी को सोच समझकर काम करना था कि हमें अपने आर्थिक मामलों को बनाए रखना है, अपने आर्थिक हस्तक्षेप को भारतीय नीति में अपनाए रखना है, तो हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। कहीं हम उन लोगों के खिलाफ काम ना कर दे जो यहाँ पर पहले शासन कर चुके हैं। हम उनको खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, पर उनको नियंत्रित कर सकते हैं। ये काम कैसे होगा, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को कैसे उपनिवेश बनाया, ठीक है, कैसे अपने अपने हितों के लिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों को खंगालना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने आय के संसाधन जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए, और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, यानी अपनी मन मर्जी के हिसाब से खेती करवाई लोगों से। तो ये समझते अपने ये सब कैसे हुआ। कंपनी की आमदनी को हम समझेंगे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को व्यापारी की मानती थी। वो दीवान तो बन गए थे, कंपनी दीवान तो बन गई थी, आर्थिक मामलों को हाथ में तो ले लिया था उन्होंने, लेकिन वो अपने आप को अभी व्यापारी समझती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो लेना चाहती थी, लेकिन आकलन और वसूली का कोई व्यवस्था नहीं चाहती थी। वो कह रही थी हमारे पास पैसा आए, भर भर के बहुत सारे पैसे आ जाए, लेकिन हमारे पास में कोई लेखा जोखा हमें रखना ना पड़े, कोई हमें उसके लिए व्यवस्था करनी ना पड़े। उसकी कोशिश ये थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टैक्स आता रहे, कम कीमत पर हम क्या करें, यहाँ से सूती और रेशमी कपड़े खरीद लें, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, 5 साल के भीतर ही बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों में क्या हो गया था, उन चीज़ों का मूल्य दुगना हो गया था। जो चीज़ें कंपनी यहाँ पर खरीद रही थी ना, उन चीज़ों का मूल्य दुगना हो गया था। कैसे, क्योंकि ये कंपनी क्या करी थी, ये कंपनी यहीं का पैसा यहीं पे इन्वेस्ट कर रही थी, यहीं का पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी आयात किया करती थी, ठीक है, ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी, लेकिन इससे क्या होता था, बदले में सामान खरीदा करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब बंगाल से इकट्ठा होने वाले पैसे से वो यहाँ से चीज़ें निर्यात कर रही थी। क्लियर है ना। अब यहीं का पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करने लग गए थे, यहीं पर मतलब लोगों को पैसा, लोगों को ही दे के उनसे सामान खरीदा जा रहा था। जल्द ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो कारीगर थे काम करने वाले, वो गाँव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को बेचना पड़ रहा था। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी, ठीक है। 1770 में अकाल पड़ गया था। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो देखो, ये तो हमने अब देखा कि कंपनी ने कैसे अपना सिस्टम स्टार्ट करना शुरू किया। स्टार्ट करना कैसे, कि वो चाहते थे कि हमारे पास में बहुत सारा टैक्स आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए और यहाँ से हम क्या करें, सस्ते दामों में चीज़ें खरीद के बाहर बेच दें, ठीक है, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। तो यहीं का पैसा यहीं पर ये, ठीक है, लगा रहे थे। तो इससे क्या हो गया था, लोगों की हालत खस्ता होनी शुरू हो गई थी। तो ऐसा कंपनी वालों को भी लगा कि हाँ, यहाँ पर खेती में सुधार करना चाहिए। तो समझते हैं खेती में क्या सुधार किए। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। तो अब उसको पता होगा कि अगर अर्थव्यवस्था संकट में है तो हमारे पास टैक्स कहाँ से आएगा। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना, यानी कि ज़मीन में इन्वेस्ट करना हमें पड़ेगा और खेती में सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो कैसे सकता था, और इसके लिए 20 सालों तक सोचा गया। आखिर में 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लाया गया, ठीक है। स्थायी यानी जो बना रहे, लगा रहे, स्थायी रूप से चलता रहे। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया गया। अब इसके अंदर हमें पता ही है कि कानून, अपने किसानों से लगान वसूल किया जाता था, ठीक है। किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाना होता था, ठीक है। लेकिन ये लेते कौन थे, किसानों से लगान लेते थे जमींदार, ठीक है। कौन लेते थे, जमींदार लेते थे। क्लियर है। अब ये जमींदार किसानों से लगान लेकर कंपनी को
टैक्स के रूप में चुका दिया करते थे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि थी, मतलब कि मान लीजिए कि आप एक साल में 50,000 रुपये हमें देंगे, एक साल के अंदर मैंने चलो 50,000 नहीं, अपने 10,000 माने थे, एक साल के अंदर 10,000 रुपये आप हमें लगान के रूप में देंगे। ठीक है, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, 1793 की बात। अब ये 10,000 रुपये ही आपको देने होंगे हर साल। ठीक है, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये स्थायी रहेगा। क्लियर है? तो अब ये जो राशि होगी ये स्थायी रूप से तय कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि भविष्य के अंदर जो टैक्स होगा उसके अंदर मतलब इंक्रीजमेंट नहीं होगी, अब टैक्स के अंदर बढ़ावा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजों को लगता था कि इससे क्या होगा, नियमित रूप से उनको टैक्स मिलता रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, 10,000 रुपये हर साल हमें मिलते रहेंगे, और इससे क्या होगा, जमींदार क्या करेंगे, अपनी ज़मीन में सुधार करेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि टैक्स तो इतना ही देना है, हम थोड़ा और अच्छी अपनी ज़मीन की क्वालिटी को बढ़िया कर लेते हैं, जिससे क्या हो, उत्पादन और ज़्यादा हो, और उससे हमें क्या हो, मुनाफा हो। ठीक है, इससे क्या होगा, क्लियर है, जमींदारों का उत्पादन बढ़ेगा और उनको फायदा मिलेगा। लेकिन इस समस्या हो गई थी इस बंदोबस्त में। ठीक है, समस्या ये थी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि जो जमींदार थे वो उस भूमि में सुधार करने के लिए कोई खर्चा कर नहीं रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो भी उन्होंने अपनों ने लगाया था राजस्व हर साल का, अपनों ने 10,000 लगाया था। मान लीजिए 10,000 उस वक्त चुकाना बहुत मुश्किल था। ठीक है ना, तो ये इतना ज़्यादा था कि जो जमींदार थे वो ये नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, चुकाने में विफल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो स्टार्टिंग के अंदर जब ये स्थायी बंदोबस्त आया तो बहुत सारी जमींदारों की ज़मीनें ही छिन गई थी। ठीक है, बहुत सारी जमींदारों को नीलाम कर दिया गया था। 19वीं सदी के पहले दशक तक तो हालत बदल गए थे। कैसे, बाजार में कीमतें बढ़ने लगी थी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लग गया था। स्टार्टिंग के अंदर जब 1793 के अंदर बंदोबस्त आया ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़मींदारों की ज़मीनें छिन गई थी, क्योंकि वो टैक्स दे नहीं पाए थे। लेकिन धीरे धीरे 19वीं सदी जब आने लगी, 19वीं सदी के पहले 10 सालों के अंदर बाजार के अंदर कीमतें बढ़ने लगी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लग गया था। इससे क्या हो गया, जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी को फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब तो वो टैक्स बढ़ा नहीं सकते। ठीक है ना, तो अब टैक्स के अंदर वृद्धि नहीं होगी, तो अब टाइम टू टाइम क्या होगा, सेना का खर्चा भी बढ़ेगा, अधिकारी भी बढ़ेंगे, तो उनको कहाँ से देंगे, है ना, पेमेंट वगैरह। तो लेकिन जमींदार जो थे, इसके अलावा जमींदार भी ज़मीन की बेहतरी के लिए कोई काम कर नहीं रहे थे। ठीक है ना, उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन गवा चुके थे, और जो बचे हुए थे उन्हें अब बिना परेशानी के निवेश का खतरा उठाए बिना ही आमदनी की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। आमदनी की उम्मीद क्यों दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अब जमींदार क्या कर रहे थे, अपनी ज़मीन किसानों को दे रहे थे, ठेके पे दे रहे थे, मान लीजिए। ठीक है ना, किसानों को ज़मीन दे रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें टैक्स दीजिए, हम आगे चल के दे देंगे। और ज़मींदार क्या कर रहे थे, अब ज़मींदार को तो देना 10,000 टैक्स साल का। ठीक है, लेकिन वो किसानों को अब दे रहे हैं ठेके पे ज़मीन, किसानों को कह रहे हैं कि आप हमें 12,000 रुपये दें। ठीक है ना, 2,000 का वो खुद प्रॉफिट कमाते थे। अब किसान क्या करेगा, किसान को तो 12,000 देने हैं, तो वो किसान क्या करेगा, 12,000 दे नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो करेगा ऋण लेगा। ठीक है ना, अब वो ऋण लेगा, ऋण लेने की वजह से क्या होगा, ना तो वो कर्ज चुका पाएगा, जिससे क्या होगा, उसे उसकी पुश्तैनी ज़मीन से क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। यानी जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहे हैं उस ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया जाता था। अब आपको समझ आ गया होगा स्थायी बंदोबस्त, आई होप, है ना। 1773 के अंदर स्थायी बंदोबस्त आया था। इसके अंदर जो टैक्स लगाया गया था जमींदारों के ऊपर, वो हमेशा के लिए स्थायी कर दिया गया था। ठीक है, ये स्थायी करने का वजह क्या थी, ताकि जमींदार ज़मीनों को बेहतर कर सकें। ठीक है, लेकिन जमींदारों ने ऐसा किया नहीं। जमींदारों ने क्या किया, अपने लगान का भार किस पे दे दिया, किसानों पे दे दिया। किसानों ने ऋण लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। लगान चुकाने के लिए वो क्या करते थे, महाजन से कर्जा ले लिया करते थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्थायी बंदोबस्त। बात करते हैं अब नई व्यवस्था आई जब ये फेल हो गया। तो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि स्थायी बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, कि स्थायी बंदोबस्त जो है, राजस्व बंदोबस्त जो है, वो अब काम का नहीं है। ठीक है ना, जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो वो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकते थे। अब देखो, अब 10,000 रुपये साल का है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मान लो महंगाई बढ़ गई, महंगाई कैसे बढ़ेगी, जब अधिकारी बढ़ेंगे कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी
के अधिकारी बढ़ेंगे, कंपनी की सेना बढ़ेगी, ठीक है। तो कंपनी का क्या बढ़ेगा, है ना, खर्चा बढ़ेगा। तो ये खर्चा कहाँ से, 10,000 से कैसे पूरा कर पाएगी, है ना, स्थायी बंदोबस्त से कैसे कंप्लीट कर पाएगी। तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अब अलग क्षेत्रों के अंदर ये बंदोबस्त नहीं लगाएंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, जो आज के अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार कर दी, जिसे 1822 में लागू किया गया था। होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। अब ये बात कर रहे हैं, गांव की बात करें, उन्हें लगता था कि गांव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया, कलेक्टर उस वक्त आ चुके थे जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, है ना। तो कलेक्टर आए, कलेक्टर गांव गांव का दौरा करने लगे, ज़मीन की जांच करने लगे, खेतों को मापने लगे, ठीक है। अलग अलग समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया इन्होंने। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव के ग्राम से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। अब देखो इन्होंने क्या किया, गांव के एक एक खेत का इन्होंने टैक्स जोड़ के गांव का ग्रुप बना दिया कि सारे गांव के, मान लीजिए ये पूरा एक गांव है, इस गांव के अंदर मान लीजिए 50 खेत हैं, ठीक है ना, 50 खेत है, 50 खेतों का इन्होंने पूरा राजस्व जोड़ लिया, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख रुपए, इन्होंने साल का 5 लाख रुपए टैक्स जोड़ लिया कि आपको साल का 5 लाख रुपए टैक्स एक गांव का, ठीक है ना, देना पड़ेगा। जैसे कि गांव के अंदर कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, मान लीजिए ग्राम समूह के जो हेड होते हैं, ग्राम समूह, मान लीजिए ग्राम समूह थे होते थे उस वक्त, जो गांव के हेड होते थे, तो कहते थे आप ग्राम समूह जो है हो, यानी कि सरपंच जो हो, जो सरपंच है वो अपने गांव के खेतों का 5 लाख रुपए टैक्स, ठीक है ना, ईयरली हमें दे दिया करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। पहले कौन दे रहे थे, जमींदार दे रहे थे इकट्ठा करके टैक्स। अब क्या करने लगे, गांव के एक एक खेत को जोड़कर इन्होंने हिसाब लगा लिया कि इतना आपके पूरे गांव का टैक्स बन रहा है, सभी खेतों को जोड़ के। अब ये टैक्स कौन दे देगा, ग्राम समूह, यानी कि महाल दे देंगे, महाल सरपंच से वसूल किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर टाइम टू टाइम संशोधन हुआ करेगा, ठीक है। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय, जमींदार को नहीं दिया, गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, ठीक है। इस व्यवस्था को कहा गया महालवारी, महालवारी बंदोबस्त, ठीक है। महाल जो गांव का हेड होता है उसे कहा गया, क्लियर है। आई होप अब आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। बात करते हैं मुनेरो व्यवस्था की। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। अब जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण के इलाके थे, उत्तर के इलाकों में हमने देख लिया कि इन्होंने महालवारी बंदोबस्त प्रक्रिया लगा दी, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लगाया था जो काम नहीं किया। अब इन्होंने दक्षिण के क्षेत्र में कहा कि दक्षिण के क्षेत्र के अंदर हम लगाएंगे मुनेरो व्यवस्था सॉरी, ये व्यवस्था कहलाती है रैयतवारी। क्या कहलाती है, रैयतवारी कहलाती है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए इन इलाकों पर इस व्यवस्था को आजमाकर देख लिया था। टॉप्स मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। ये व्यवस्था थी क्या, इस व्यवस्था के अंतर्गत देखो दक्षिण के अंदर परंपरागत जमींदार होते नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों के साथ में, किसानों को क्या बोला जा रहा है, रैयतों के साथ में, ठीक है, रैयतों के साथ में ही बंदोबस्त कर लेना चाहिए, यानी कि जमींदारों को बीच में नहीं लाना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर काम करते आ रहे हैं। तो टैक्स के आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनेरो को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं था। ये जो नई व्यवस्था लाई थी, इसके कुछ सालों के बाद में बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिलती है। ज़मीन में होने वाली जो आमदनी थी उसको बढ़ाने के चक्कर में जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो कह रहे थे कि आप ज़मीन से इतनी आपको आमदनी हो रही है तो आप हमें इतना टैक्स दे दीजिए। वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। अब किसान जो थे वो टैक्स चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो गांव छोड़ के भागने लग गए थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान होने लगे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों के संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये जो बंदोबस्त अब तक हमने कवर किए हैं, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त कवर किया, जिसके अंदर किसको, स्थायी में जमींदारों को
सौंप दिया था जिम्मा कि अब आप टैक्स हमें देंगे। और जमींदारों ने क्या किया, किसानों को बोला कि लगान के रूप में आप हमें इतना पेमेंट दिया करेंगे। और किसान इससे क्या हो गए, बाहर दब गए, ठीक है ना, इस पूरे कर्ज के नीचे आके दब गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये आए बाद में महालवारी जो वाला सिस्टम जो था, नई व्यवस्था आई थी 1822 के अंदर, है ना, महाल। तो इसके अंदर पूरे गांव के खेतों का ऐड कर लिया जाता था टैक्स। और सभी टैक्स को इकट्ठा करके, सभी खेतों के टैक्स को इकट्ठा करके देना होता था ग्राम समूह को, ठीक है ना। यानी कि जो ग्राम का हेड होता था, गांव का हेड होता था, वो देता था, जमींदार नहीं देते थे टैक्स, ठीक है ना। जिम्मेदारी किसको थी टैक्स देने की? हाँ, गांव के मुखिया को। तो इस व्यवस्था को क्या कह रहे थे? माहलवारी बंदोबस्त। फिर आई मुनेरो व्यवस्था, जिसको रैयतवारी भी कहा जा रहा है। इसके अंदर क्या था? रैयत किसको कहा था? रैयत कहा था किसानों को। तो यहाँ पे जमींदारों को बीच में नहीं लाया गया, सीधा किसानों के साथ में ही बातचीत की गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किसानों पर जो टैक्स लगाया गया था बहुत ज़्यादा था, जो टैक्स वो भरपाई नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत सारे किसानों ने अपनी ज़मीन खोने के डर से खेती छोड़ दिए और गांव छोड़ दिए। क्लियर है? आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब जो यूरोप के लिए फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही थी? तो ज़्यादातर यूरोप की फसलों के अंदर तो था नील की फसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके ना केवल टैक्स प्रदान कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ पर पूरा जोर कर दिया था कि लोग किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप नील और अफीम की खेती कीजिए, ठीक है। इसके लगभग 150 साल बाद अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहते थे, ठीक है ना, कि 150 साल तक अंग्रेज जो होते देश के अलग अलग किसानों को अलग अलग फसलों के लिए मजबूर करते थे। कभी कहते थे कि बंगाल में पटसन उगाओ, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना, कहीं गेहूं, कहीं कपास, कहीं चावल। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। इस तरह की एक फसल के उत्पादन के लिए पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम पद्धति के रूप में देखते हैं नील, ठीक है ना। नील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, नील का पौधा। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत के क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाके में ही आता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। कब? 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे, जो कपड़ा बनाते थे वहाँ पर ब्रिटेन में, फ्रांस में और इटली के अंदर जो कपड़ा बनाते थे, वो कपड़े पर रंगाई करने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल किया करते थे। कि अगर कपड़े के अंदर आपको रंग चाहिए, नीला रंग चाहिए, तो उसके ऊपर भारतीय नील की ज़रूरत होगी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोप के बाज़ारों में पहुँचा करती थी। 13वीं शताब्दी की बात हो रही है, और ये जब अंग्रेज आए हैं तब 19वीं शताब्दी हो गई है, ठीक है ना। उसकी कीमत भी काफ़ी ऊंची रहती थी, थोड़ी मात्रा में पहुंचता था और कीमत भी बहुत ऊंची थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग को बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो क्योंकि नील काफ़ी महंगा था, इसीलिए वो अलग एक डुप्लीकेट नील यानी कि वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहते थे। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, तो ये यूरोप में काफ़ी आसानी से मिल जाया करता था। तो देखो, अब नील के साथ में वोड की कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ तो वोड चल रहा है और एक तरफ नील चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? नील के कंपटीशन में कौन आएगा? वोड आएगा। अब वोड जो है वो क्या है? नकली है, मतलब बस एक टाइम पास वाली बात है कि इतना अच्छा वो नीला कलर नहीं प्रोवाइड कर पाती जितना अच्छा नील प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है ना। नील पौधा होता है, क्लियर है। तो इससे क्या हो गया? जो हमारे इधर वोड के जो उत्पादक जो थे, जिसे वो जो लोग वोड को उगाया करते थे, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकारों पर ये दबाव बनाया कि आप नील के आयात पर क्या कर दें? पाबंदी कर दें। अगर आप यहाँ पर पाबंदी नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा व्यापार चौपट हो सकता है। लेकिन कपड़ों को रंगने वाले लोग तो नील को ही पसंद कर रहे थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला जो रंग होता था वो बेजान और फीका होता था, जैसे मैंने बताया नकली सा रंग होता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने
नील पर पाबंदी लगाने पर ढील दे दी। ठीक है, तो ढील देंगे तो इससे क्या होगा, अगर नील पर ढील देंगे तो जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटेन के जो जमींदार हैं, वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में आकर यहाँ पर आकर ज़मीनें खरीदने लगेंगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आने लगे थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भी भारत में नील की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उस वक्त ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो चुका था। ठीक है, तो अब कपास का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ गया था भारत के अंदर। तो इससे क्या हो गया, कपड़ों की रंगाई की मांग और भी तेज़ी से बढ़ने लग गई। ठीक है, अब जो ब्रिटेन के रंगरेज थे, अब नील की आपूर्ति करने के लिए बेचैन हो चुके थे, है ना, कि अब हमें नील की आपूर्ति करनी है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर रंगाई करने के लिए नील की ज़रूरत है। तो अब ये नील मिल कहाँ से सकता था, इनको नील चाहिए, तो अब ये नील मिलेगा कहाँ से, नील मिलेगा भारत से। तो अब भारत पर ये कब्जा करके बैठे हैं, तो ये कह रहे हैं अब भारत के किसानों को बोलते हैं कि अब आप नील उगाइए। ठीक है, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को हम समझेंगे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की कंपनी को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लग गए। ठीक है, 18वीं सदी के आखिरी में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। कैसे छा गया, 1788 तक तो ये नील जो था वो केवल 30% बिकता था। ठीक है, ब्रिटेन का आयात कितना होता था भारत से, नील का 33% होता था, लेकिन 1810 तक भारत से ब्रिटेन कितना नील लेने लग गया, 95% नील लेने लग गया। कितना, 95। पहले वो कहाँ था, 30% नील ले रहे थे यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पर इतना उत्पादन हो नहीं रहा था नील का। लेकिन 1810 तक आते आते 95% नील केवल भारत से ही ब्रिटेन ले रहा था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए। पैसा लगाएंगे, नील के खेतों में इन्वेस्ट करेंगे, अपना समय उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी नौकरियां भी अपनी अपनी छोड़ दी थी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत में आ गए और यहाँ पर आके नील के बागान बना लिए, उन्होंने लगा लिए। ठीक है, अब नील की पैदावार के लिए पैसा उनके पास में था नहीं, वहाँ के लोगों के पास में इतना पैसा था नहीं, इतने अमीर थे नहीं। तो यहाँ पर आके उन्होंने कंपनी से कर्ज ले लिया, कर्ज पे उन्होंने बागान रखने शुरू कर दिए। लेकिन अब खेती करनी नील की काफ़ी मुश्किल थी। ठीक है, ये सब सिस्टम हम कैसे कर, कहाँ पर जा रहा है ये सब सिस्टम, ये सारा सिस्टम जा रहा है उन मजदूरों और उन ग्रामीण इलाकों में रह रहे किसानों पर जा रहा है कि उस वक्त अंग्रेजों ने क्या हालत की थी किसानों की, और वहाँ के मजदूरों की, जो गरीब थे, उनका किस तरीके से फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रियायती। निज आप समझते हैं, निज में क्या होता है कि खुद व्यक्ति खेती करता है। ठीक है, लेकिन रियायती जैसे किसान मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं और ज़मींदारों से भाड़े पर ले लेते हैं। या तो वो ज़मीन खरीद लेंगे या फिर ज़मींदारों से क्या कर लेंगे, ठेके पे या फिर भाड़े पे ले लेंगे और मज़दूरों से काम करवाएंगे इससे। ठीक है, ये था। अब निज की खेती में समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अब देखो कैसे, नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। अब हर क्षेत्र के अंदर तो उपजाऊ ज़मीन मिलेगी नहीं, तो ऐसी ज़मीनों पर तो पहले ही आबादी बहुत ज़्यादा थी, उपजाऊ ज़मीनों पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा लोग कब्जा करके बैठे थे। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी, उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास करने शुरू कर दिए, किसानों को हटा दिया। इससे क्या हो गया, किसानों में टकराव पैदा हो गया। अब मज़दूर भी उनको चाहिए थे, मज़दूरों का इंतजाम करना, बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास में मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए उस जोतने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत होगी। ठीक है, 2 बैलों की ज़रूरत होगी। तो अब मान लो, अब किसी बागान मालिक ने यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर दिया, 1000 बीघा उसने ज़मीन ले ली, तो अब उसको 1000 बीघा ज़मीन उसने ले रखी है, तो अब उसको 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। और हलों को खरीदना और उसकी रख रखाव करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। ठीक है, अब किसानों से भी हल मिल नहीं पाते थे, क्योंकि नील की खेती कब होती थी, जब चावल की खेती होती थी। तो अब किसानों के तो खुद के बैल चावल की खेती में लगे हुए हैं,
तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जमीन को रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत लाना शुरू कर दिया। रैयतवारी की जो जमीन होती थी उस पर नील की खेती कैसे होती थी, इसके अंदर क्या करते थे, रैयतवारी व्यवस्था के तहत बगान के जो मालिक होते थे रैयतों के साथ एक सट्टा कर लेते थे, किसानों के साथ में सट्टा कर लेते थे। रैयत व्यवस्था पर बगान के मालिक जो होते थे किसानों से एक सट्टा कर लेते थे। क्या करते थे कि कई बार वे बंगाल के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे, कि गाँव के मुखिया को भी बोलते कि हाँ हाँ हम आपके साथ में हैं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, खेती कर लीजिए, ठीक है। जो अनुबंध पे दस्तखत कर देते थे, अनुबंध पे यानी कि एक समझौते पे दस्तखत कर लेते थे, ठीक है। अब समझौते पे दस्तखत कर दिए कि उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिक से कम ब्याज पर कर्जा मिल जाएगा। बगान मालिक क्या करते थे, किसानों को कर्जा दे देते थे, ठीक है, कम ब्याज पे। तो किसान इससे क्या होते थे, प्रभावित हो जाते थे कि हमें कम ब्याज पे क्या मिल रहा है, हाँ ऋण मिल रहा है, तो अब हम ले लेते हैं, क्या बात है, नील की खेती हम कर लेंगे। तो लेकिन इसके लिए क्या देते थे बगान मालिक, कर्जा तो देते ही थे, कर्जा तो उनको देना ही पड़ता था, वापस लौटाना ही पड़ता था किसानों को, लेकिन साथ में उनको क्या करना पड़ता था, मिट्टी तैयार करनी पड़ती थी, बीज बोने और फसल की देखभाल करना किसानों को पड़ता था, जबकि बगान मालिक तो बीज उपकरण ही देते थे उनको, ठीक है ना। जब कटाई के बाद में जब फसल जो होती थी, नील की फसल जो होती थी वो बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत का नया कर्ज मिल जाता था, रैयत को, किसानों को नया कर्ज मिल जाता था, और फिर वही चक्र दोबारा चलने लग जाता था। अब ये चक्र चलता रहेगा तो इससे क्या होगा, किसानों को इससे क्या मिलेगा, इस किसानों को इससे मिलेगा तो बेनिफिट, लेकिन बाद में जाकर क्या होगा, बाद में जाकर किसानों को ये लगेगा कि ये जो कर्जे का सिलसिला है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम तो ब्याज ही लौटा पा रहे हैं, कोई मूल तो चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे और भी समस्याएं आने लगी थी। समस्या क्या थी, नील की खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी किसानों की, ठीक है। नील की जो जड़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, जिससे क्या करते हैं, नील जो है वो पूरी मिट्टी की ताकत खींच लेता है, ठीक है। और अगर नील की कटाई करने के बाद में वहाँ पे धान की खेती भी नहीं कर पाते, इसीलिए किसानों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने लग गया था। तो आगे चल के नील विद्रोह हो गया, ठीक है। 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया, विद्रोह फैलने लग गया। किसानों ने बंगाल मालिकों को जो बगान मालिक थे नील के, उनको लगान चुकाने से मना कर दिया। वे तलवारें, भाले और तीन कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, ठीक है ना। इस तरीके से जो बगान के मालिकों के साथ में काम करते थे उनका बोले कि हम आपके साथ में, जैसे पड़ोसी है, एक व्यक्ति का पड़ोसी है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो खेती करूंगा ही नहीं नील की, लेकिन उसका पड़ोसी कह रहा है कि मैं तो खेती करूंगा। तो इस पड़ोसी ने अपने साथ वाले पड़ोसियों को, जो करना नहीं चाहते थे, इसके खिलाफ भड़का दिया, बोले कि हम आपका सामाजिक ही बहिष्कार कर देंगे, ठीक है ना, हम आपके साथ में कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। तो जो लोग बगान मालिकों के लिए नील की खेती करते थे उनका बहिष्कार करने लगे। तो अब वो बोले कि हम किसी से नहीं डरेंगे, हमें खेती नहीं करनी, हमें भूखा मरना मंजूर है, लेकिन हम कोई खेती नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए काफ़ी ज़्यादा ये विद्रोह बढ़ गया। तो उसके लिए क्या किया, कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। तो यहाँ पर आकर दौरा किया 1859 के अंदर। तो सरकार ने उनको लगा, किसानों को लगा कि अब सरकार यहाँ पर आएगी तो हमारी दुर्दशा को देखेगी, ठीक है ना। तो बाद में बरसात का जब मौसम आया उस वक्त मैजिस्ट्रेट एल्शले एडेन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नोटिस के आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया जो है नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है, तो अब हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि नील की खेती हम लोग करें, ठीक है ना। और आयोग जब एक बिठाया गया कि नील की खेती कितनी फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, तो आयोग ने भी यही बात कही कि ये खेती जो है वो किसानों के हक में नहीं है, तो आप लोग ये गलत काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको पूरा समझ आया होगा, क्लियर है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि 1917 में महात्मा गांधी का दौरा हुआ था, जब वो चंपारण आए थे, ठीक है ना। बंगाल मालिकों के खिलाफ उन्होंने चंपारण की आंदोलन की शुरुआत भी की थी, क्लियर है जी।
जब ये बगावत की किसानों ने, तो जो बगान मालिकों का जो नील का उत्पादन था वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था, धराशायी हो गया था। इसके बाद में बंगाल मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लग गया, जिससे क्या हो गया, और भी व्यवसाय क्या हो गया, ठप हो गया उनका। पहले तो नील का ही यूज़ हो रहा था रंगाई करने के लिए, लेकिन अब कृत्रिम रंगों का यूज़ होने लग गया, तो कारोबार उनका और भी ठप हो गया। फिर उसके बाद में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बिहार के किसान ने उन्हें बुलाया चंपारण में, तो वहाँ पर जाके महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये सब सिस्टम था उस वक्त। क्लियर है? आप ये ज़रूर पढ़ना। भीख मांग लूँगा, नील नहीं उगाऊंगा, एक ये किसान की दुख भरी कहानी है, उनकी दुख भरी व्यक्त जो उन्होंने की है बातों को, ये आप ज़रूर पढ़ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मैंने मिस्टेक किया तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 4 के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।